मैं सोनिका इंस्पायरिंग वीमन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज नए एपिसोड में हमारे साथ है रेखा विनायक जोशी जी। रेखा जोशी जी जिला प्रधान है गाजियाबाद की और दिल्ली प्रांत पार्ट 2 की संगठन मंत्री हैं। भारतीय योग संस्थान से काफी समय से जुड़ी हुई हैं रेखा जोशी जी। आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे कि इतने बड़े बड़े योगी हुए हैं, योग साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या फिर योग से अपने आप को जोड़ लिया। लेकिन शायद ही आपने कोई ऐसी कहानी सुनी होगी कि किसी लेडी ने अपने आप को योग को समर्पित कर दिया और बिना एक भी सिंगल रुपी लिए वो अपना पूरा दिन, अपनी पूरी लाइफ उन्होंने योग को डिवोट कर दी है। तो बहुत ही रोमांचक सी कहानी है रेखा जोशी जी की कि किस तरीके से वो योग से जुड़ी और किस तरीके से उन्होंने अपने आप को डिवोट किया। काफी सारे फेजेस भी आए, काफी सारी डिफिकल्टीज भी आई, लेकिन उन्होंने जो संकल्प लिया था कि मुझे योग को जितना हो सके उतना उसको फैलाना है और सेवा करनी है लोगों की, उस पे वो अडिग रहे। तो मैम, हमारे से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। वेलकम ऑन द गोल्डन मैंगो रियल स्टोरी। ओके मैम, तो मैं कन्वर्सेशन शुरू करने से पहले बताना चाहूंगी कि रेखा जोशी जी जो है उन्होंने 40 से ज्यादा केंद्र योग संस्थान के लिए शुरू किए हैं और देश में ही नहीं, वो विदेश में भी अपने योग की वर्कशॉप्स करती हैं। काफी सारे बड़े बड़े सम्मान से उनको सम्मानित किया जा चुका है। तो मैम, आपके बचपन से शुरू करेंगे क्योंकि आप आपकी लाइफ की जर्नी है। तो आपके बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कहाँ पे जन्म हुआ, परवरिश कैसी हुई, परिवार कैसा था। वहां से आपकी जर्नी शुरू करते हैं जी मैम। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सोनिका जी कि आपने मुझे ये एक मौका दिया कि मैं अपने विचार को आप सबके सामने व्यक्त कर सकूं। वैसे तो मेरा जन्म कर्नाटक में हुआ है और जी मैं पली बड़ी महाराष्ट्र में हूँ। और जी 1962 में हम हैदराबाद में सेटल हुए। मेरे पिताजी की सर्विस महाराष्ट्र में थी, मम्मी कर्नाटक की है। और इस तरह से मराठी और कन्नड़ा दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे मेरे में आ गया है। जी। ओके, शिक्षा कहाँ तक ली मैम और किस तरीके का रहा वो एक्सपीरियंस, आपसे जानना चाहेंगे कि कॉलेज टाइम का एक्सपीरियंस कैसा था। मैंने मैंने ग्रेजुएशन किया है बीएससी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। जी और मेरा बचपन बहुत ही बढ़िया गुजरा है। मेरे 4 भाई हैं और मैं अकेली बहन हूँ। हमें मुझे जी कभी ऐसे देखा नहीं गया कि ये लड़की है, इसको घर का काम ही दे दिया जाए या पढ़ाई में कम करा दिया, ऐसे कभी नहीं। भाइयों के साथ ही मेरा साथ साथ पढ़ाई, जैसे भाई ने किया वैसे ही मुझे भी पढ़ाई करने को मिली। मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ है और मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मेरे भाइयों से मिला है। इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी शुरू की। भारतीय योग संस्थान के बारे में कुछ बताइए मैम कि कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है और किस तरीके से काम करता है, कितने लोग जुड़े हुए हैं। भारत, हाँ, भारतीय योग संस्थान भारत ही नहीं, भारत में तो 23 प्रांतों में तो है ही है। इसके जी अलावा आपका विदेशों में भी है। फिजी है, अमेरिका है, दुबई जी है, ऑस्ट्रेलिया है। बहुत सारे विदेशों में हमारे संस्थान ऐसे ही चल रहे हैं जैसे यहाँ पर चलते हैं। निशुल्क निशुल्क जी केंद्र चल रहे हैं। और भारतीय योग संस्थान की स्थापना 10 अप्रैल 1967 1967 में दिल्ली के चौबुर्जा पहाड़ी पर इसके मात्र 3 व्यक्तियों ने मिलकर शुरू किया ये केंद्र। उनमें से एक साधक थे, एक शिक्षक जी थे, एक हम्म, कराने वाले और एक पब्लिक को इकट्ठा करने वाले। इस तरह जी से इन तीनों ने भारतीय योग संस्थान का बीज बोया। और आज 56 साल बाद 4200 हम्म, से भी अधिक, 4200 से भी अधिक योग केंद्र हमारे निशुल्क केंद्र चल रहे हैं। जी इसके अलावा 1986 टू 1992 तक मैं कमर हम्म, के दर्द से, साइटिका से और
मेरे लंबर में गैप था, जिसकी वजह से मैं हमेशा परेशान रहती थी। डॉक्टरों के पास जाना, एलोपैथिक दवाई, होम्योपैथिक भी इलाज कराया, चुंबकीय तक मैंने इलाज कराया, पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। फिर सोचा कि डॉक्टर ने कह दिया कि भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे चारों ब्रदर्स बाहर यूएस में रहते हैं। मैंने उनसे कंसल्ट किया। उन्होंने कहा कि भाई ऑपरेशन यहाँ नहीं कराना, आप यहाँ आ जाओ विदेश में, फिर हम आपका ऑपरेशन करा देंगे। लेकिन उन्हीं जी। दिनों भारतीय योग संस्थान के अधिकारी गाजियाबाद आए हुए थे। मैंने अपनी समस्या उनके सामने रखी। उन्होंने मुझे कुछ आसन बताए कि ये आसन आप कर लीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। आप यकीन नहीं करोगे, कुछ ही दिनों में, मतलब 5-6 दिनों में ही मुझे अंदर से ऐसे लगने लगा कि हाँ, मैं ठीक हो सकती हूँ। इस तरह से योग के प्रति मेरा लगाव जुड़ गया। तब से लेकर अब तक निरंतर मैं योग साधना नित्य प्रति नियमित रूप से करती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत आवश्यक है। योग के बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ। जिससे आज मैं आपको स्वस्थ दिखाई दे रही हूँ, वो इसका परिणाम केवल योग है। और मैं धन्यवाद करती हूँ भारतीय योग संस्थान का। जी। तो जैसे आपने बताया कि आप कमर के दर्द से कहीं न कहीं परेशान थे, तो उससे आपको छुटकारा जो है वो योग ने दिलाया। तो इसके बाद ही क्या आपको ऐसा लगा कि मुझे भी योग और ज़्यादा सीखना है या फिर सिखाना है? उसके बाद का क्या आपके मन में चल रहा था? उस टाइम पता था कि नहीं, आप योग के साथ पूरी ज़िंदगी के लिए जुड़ जाएँगे? नित्य प्रति योग साधना करते-करते, क्योंकि हुँ, हमारे संस्थान में 1 घंटे की साधना होती है केवल, जिसमें आसन हुँ, कराए जाते हैं, प्राणायाम होता है और ध्यान होता है। ध्यान हुँ, करते-करते मेरे अंदर ये प्रेरणा जागृत हुई कि जिस संस्था से जुड़ी हूँ मैं, और जैसे आसन और प्राणायाम करके मैं स्वस्थ हो गई हूँ, तो मुझे हुँ, ऐसा लगा कि मैं क्यों ना औरों की समस्या इस तरह से दूर करूं। ये भावना जब मेरे अंदर आई, तब मैंने नए केंद्र 2000 से खोलने शुरू कर दिए। तो एक कहते हैं ना हुँ, पागलपन सा, तो मेरे ऊपर हुँ, ऐसे पागलपन सवार हुआ कि मुझे नए-नए केंद्र खोलकर लोगों की समस्याओं का दूर करना है। इस तरह से मैंने केंद्र खोलना शुरू कर दिया। एक अलग सी, एक जी। अजीब सी आनंद की अनुभूति मुझे होने लग गई। लोगों की समस्याएँ सुनती थी, फिर उसके हुँ, ऊपर मुझे पढ़ना पड़ता था, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए। इस तरह से मैंने बहुत आनंद आने लग गया मुझे। हुँ। तो सबसे पहला जो केंद्र आपका शुरू हुआ था, उसकी शुरुआत कहाँ पे और किस स्थान से हुई आपकी? तो राजनगर सेक्टर 2, मैं तो सेक्टर 10 में रहती हूँ। सेक्टर 2 जी। में जो है, मैं ऐसे ही घूमने चली गई। मैंने बहुत बड़ा पार्क देखा, तब मेरे अंदर लगा कि मुझे यहाँ पे केंद्र खोलना चाहिए। वहाँ के जो हुँ, पास में मंदिर भी था, मंदिर के जो ट्रस्टी थे, उनसे जाकर मैंने मुलाकात की। मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ पे योग केंद्र खोलना चाहती हूँ, क्या आप लोग सहयोग हुँ, करोगे? तो गोयल, हुँ, मिसेस गोयल है, तुरंत मान गए, और इस तरह से मैंने केंद्र खोलना शुरू कर दिया। शुरू-शुरू में तो 2-4 लोग ही आए। जैसे-जैसे उनको हुँ, पता लग गया, मेरी संख्या 40 तक पहुँच गई। इस तरह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे लगा इसी तरह से मुझे केंद्र खोलना चाहिए। हुँ। तो उसके बाद फिर आपने कितने केंद्र अभी तक आप खोल चुकी हैं? राजनगर, गाजियाबाद में 2 जिले हैं, राजनगर और कविनगर। तो राजनगर जी, जिले में मैंने 20 केंद्र खोले हैं, 20। और ओके। कविनगर अलग है। वहाँ पर अब जो है, मुझे दोनों केंद्रों को मुझे निरीक्षण करना पड़ता है। दोनों जिलों में मैं जाती हूँ। हुँ। आप जिला प्रधान हैं गाज़ियाबाद के उस पूरे हाँ, जितने जिला भी आपने राज केंद्र खोले राजनगर, हैं। राजनगर की मैं जिला प्रधान हूँ, और जी। दिल्ली की मैं संगठन मंत्री हूँ। हुँ। दिल्ली तो एनसीआर, ये दिल्ली की मैं संगठन। तो ये जिला प्रधान की ज़िम्मेदारी कब और कैसे आई? जिला प्रधान मेरे अंडर में 20 केंद्र आते हैं। 4 हुँ, क्षेत्र हैं, ज़ोन है इसमें। उन हुँ, सबको देखना, उनको कार्यभार देना, उनका हुँ, निरीक्षण करना, समय-समय पर शिविरों का आयोजन करना,
केंद्रों की एफिशिएंसी क्लास करना, केंद्र प्रमुखों को सक्षम बनाना, क्योंकि हमारे संस्थान में केंद्र प्रमुख रीढ़ की हड्डी कहते हैं, तो उनको मुझे सक्षम बनाना पड़ता है। इसके लिए मुझे शिविर लगाने पड़ते हैं, जिससे शिविरों में आसन, बोलने का ढंग और कराने का, करने का सब इसमें इन्वॉल्व है। हमारे इसमें कम शब्दों में बहुत कुछ जानकारी देना, ऐसे हमारा संस्थान कहता है। कम से कम बोले, ज्यादा लेक्चर नहीं देना है, 1 घंटे में आपको पूरी साधना करानी। तो आप जब साधना करती हैं अपने लिए, तो आप खुद अपने लिए किस तरीके की साधना करती हैं? ध्यान करती हैं या मेडिटेशन करती हैं? और साधना क्या है आपके लिए और किस तरीके का साधना, चेंज आया? जी। साधना अपने आप को बांधना, उसमें जो मेरी समस्या थी वो आसनों से ठीक हो गई। आसन जी। करने होते हैं हमें 35 मिनट तक, 10 मिनट का प्राणायाम होता है और 10 मिनट का ध्यान होता है। तो मैं नित्य प्रति व्यक्तिगत रूप से अकेले ये साधना करती हूँ, क्योंकि किसी के साथ करने से वो मार्गदर्शन हो जाता है। तो अपने आप जब आप करते हैं तो आपके अंदर जो भाव उठते हैं वही आपके विचार बनते हैं और वही आपके कर्म बनते हैं। तो हमारा केंद्र, हमारा संस्थान जो है ना, वो निशुल्क चलाता है और 365 दिन तक चलाता है, एक दिन भी छुट्टी नहीं होती है उसमें। तो केंद्रों पे जाने से और भी ज्यादा मेरे अंदर क्षमता आ गई, बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। हम जब पढ़ते हैं उस समय उतना हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उस समय उसका अधिक ज्ञान होने लगता है, ऐसा मेरा मानना है। आई एग्री विद यू कि बिल्कुल जब हम पढ़ाते हैं तो हमें पूरा उसको पढ़ना पड़ता है पहले, उसके बाद ही हम किसी को सिखा सकते हैं। जी मैम। तो टाइम आप अपना कैसे मैनेज करते हो? लाइक 40 सेंटर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और दिल्ली की भी कहीं ना कहीं आप उसकी एक्टिविटीज भी देखते हो, तो कैसे मैनेज करते हो सारा कुछ? देखिए जी, काम करना है तो करना है ना। और इसमें मेनली मेरा परिवार, मेरे बच्चे बहुत अधिक मेरा साथ देते हैं, बहुत ज्यादा साथ देते हैं। कहीं पर ले जाना, वहां छोड़ के आना, फिर उसको लेकर आना, पति और बच्चे सब करते हैं तभी ये काम पूर्ण हो सकता है। तो ये हमारे ज्यादातर केंद्र मैं जो लेती हूँ वो सारे शाम के हैं। शाम के जितने भी केंद्र चल रहे हैं उन सबको रेगुलर जाना है। हफ्ते में एक दिन आता है, कभी 15 दिन में एक दिन जाती हूँ, कभी कोई कार्यक्रम होता है तो जाना ही पड़ता है मुझे। केंद्रों में जाना, उनको नई नई बातें बताना, उनको साधना से जोड़ना और साधना का महत्व समझाना कि एक महिला परिवार की धुरी होती है, उसका स्वस्थ रहना समाज के लिए कितना जरूरी है, ये सारी बातें उनको समझाना, ये बताना होता है मेरा काम, जिससे कि वो जी। मुझसे जुड़े। योग से जुड़ना और उसका अनुभव करना, मैं मान सकती हूँ कि बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा पुण्य का भी कार्य है। और जब आप अपने आप को भी स्वस्थ रख सकते हैं और दूसरों को भी हेल्दी रखने में हेल्प कर सकते हैं, तो योग उसका एक सबसे अच्छा माध्यम है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि योग सीखना और योग को सिखाना इज गुड थिंग, लेकिन कभी आपके मन में ये नहीं आया कि नहीं, उससे मैं थोड़ा सा अर्निंग भी कर सकती हूँ? ये तो मेरी ना, कभी भी मेरे मन में ये भाव आया ही नहीं, कभी भी नहीं। पर कोरोना काल में बहुत बुरी तरह से मैं, बहुत ही बुरी तरह से परेशान हो गई थी उन दिनों। सोनिका जी, मैं आपको बता नहीं सकती, इतने मेरे पास फोन आए हैं कि मैडम आप पैसे ले लीजिए और हमें ऑनलाइन करा दीजिए। तब मैंने बहुत अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। मैंने कहा नहीं, मैंने एक संकल्प लिया है कि मुझे निशुल्क सेवा देनी है। तो अपने आप को बहुत, मतलब मैं बताने हर समय मैं पॉजिटिव थिंक करती थी, कोई बात नहीं, ये दिन भी निकल जाएंगे। जब रात है
तो दिन तो आना ही आना है। ये सोचकर अपने मन को मैंने बहुत से अच्छे अच्छे विचारों से, अच्छे शास्त्रों को पढ़कर, अच्छे किताबों को पढ़कर अपने अंदर ऊर्जा उत्पन्न की। बहुत बड़ी बात होती है ये। पर मैंने डगमगाई जी नहीं इन दिनों, ये नहीं सोचा कि मुझे पैसे लेके कार्य करना है। तो बहुतों ने कहा कि भाई लो, परेशानी हो रही है तो लो। मैंने कहा नहीं, जिस संस्था से हम जुड़े हैं उसके प्रति जी मेरा फिर ये अन्याय होगा। अंदर से जिसे कहते हैं ना हम लोग, आत्मा की आवाज, ये मुझे जी। महसूस होने लग गया। फिर मैंने ये काम नहीं किया। तो आप अपने आप को कैसे देखती हैं? आपको लगता है कि आप एक योगिनी हैं जो लेकिन आप तो गृहस्थ परिवार से भी जुड़ी हुई हैं और योग को भी आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है। तो ये जो वर्सेटाइल थिंग है, जो ये ब्यूटी है आपकी लाइफ की, कि ना तो आपने अपने परिवार को त्याग दिया है, जैसे जब हम लोग बहुत ज्यादा योग साधना में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन से संन्यास लेने वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं कि नहीं, अब मुझे किसी चीज की डिजायर नहीं बची है। मे बी कि आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। लेकिन आपने अपने परिवार को भी संभाला और अपने अपने आप को, जो आपने संकल्प लिया योग के प्रति, उसको भी आप पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व हैं। तो अपने आप को कैसे देखते हैं? अपने आप को क्या नाम देना चाहोगे? आप योगिनी, या फिर आप नहीं, अपने बारे में कैसे सोचते हो? ऐसा कुछ नहीं। साधारण इंसान अपने जीवन को सरल जिए, सहज बना के जिए। अपने आप को कुछ समझना ही नहीं है। मैं थोड़ी कर रही हूँ ये काम कोई करा रहा है मुझसे। वह माध्यम है। हमारा जीवन भी उसी के लिए है, हमारा ध्येय भी उसी को समझना है। तो मेन ईश्वर को जानना। जो भी कार्य करवा रहा है मुझसे ईश्वर, वो करवा रहा है। माध्यम किसी को भी बना ले, कोई बात नहीं। हो सकता है ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया हो, पर उसके लिए मुझे गर्व करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, भगवान का हर समय शुक्रिया अदा करना चाहिए, हर समय उनसे बात करनी चाहिए। मैं तो ऐसे करती हूँ, नई केंद्र खोलने जाती हूँ तो हमारे संस्थापक श्री प्रकाश लाल जी, उनको स्मरण करती हूँ कि मैं पिताजी, मैं ये काम करने जा रही हूँ, आप मेरी सहायता करना। तो अभी तक मुझे केंद्र खोलने में या केंद्र चलाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। इवन परिवार में भी मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ खो रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बहुत मस्त परिवार है। बच्चे भी और पति भी बहुत सहयोग करते हैं। मुझे जीवन बहुत आनंदित लगता है, सच कहूँ तो। जी, और योग की सबसे बड़ी ब्यूटी ही ये है कि जब आप योग करते हैं तो आपका मन जो है वो आनंदित रहता है। जैसे आपने बताया कि कोविड के टाइम पे काफी सारी जो है इकोनॉमिकली आप परेशान रहे, लेकिन उसके बाद भी आप अपने संकल्प पर अडिग रहे। तो परिवार का रवैया उस समय कैसा था? क्या उन्होंने, किसी ने भी कभी ऐसे नहीं बोला कि नहीं, आपके पास जरिया है, आप अर्न कर सकते हो? क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन आप क्लासेस आई चला रहे होंगे और लोगों को फिट रहने में उनको हेल्प कर रहे होंगे। तो परिवार वालों का रवैया कैसा था? नहीं, बहुत अच्छा था परिवार वालों का। मैं यही तो समझाती थी उनको, कोई बात नहीं है, थोड़े से दिन कष्ट के हैं, सब अच्छा हो जाएगा। उस ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। करने वाला वही है, कराने वाला वही है। मुझे तो ऐसे ही लगता है, अभी भी कुछ भी हो जाए मैं बस ईश्वर को याद करती हूँ। मैंने कहा नहीं, जो कुछ भी है, जैसे भी करवा रहे हैं, अच्छा करवा रहे हैं। इस तरह से मुझे और भी ज्यादा विश्वास होने लगता है योग पर। जैसे अभी तक की आपकी जो लाइफ रही है, जिस तरीके से भी आपने अपनी लाइफ को डिजाइन किया है, जिस तरीके के भी डिसीजन लिए हैं या फिर चॉइसेस हम बोल सकते हैं, तो अभी तक की लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही है? कि लाइफ ने आपको क्या ऐसा सिखाया है जिसको आप सबको सिखाना चाहेंगे? सबको बस यही कहना चाहूंगी कि महिला परिवार की धुरी है। उसका स्वस्थ रहना परिवार के लिए बहुत आवश्यक है। अगर वो एक दिन भी बीमार हो जाती है तो पूरा परिवार उसको सफर करता है ना। तो महिला बिल्कुल। को मैं तो केवल योग पर ध्यान देती हूँ, क्योंकि मैंने कहा नहीं, हमें योग साधना करनी चाहिए।
लोग एक दिन आते हैं, 4 दिन नहीं आते हैं, ये करना है काम, ये रहेगा काम। तो सबसे पहले प्राथमिकता योग साधना को देनी चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार निश्चित रूप से स्वस्थ रहेगा, और हमारा समाज भी स्वस्थ रहेगा, देश भी स्वस्थ रहेगा, सब अच्छा हो जाएगा। तो रोजाना जैसे वर्किंग आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, 8-9 घंटे एक एक जगह बैठे रहते हैं लोग, कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं। तो योग की तरफ से आप उनको क्या वो छोटी छोटी चीजें सजेस्ट करना चाहेंगी जिसको वो ऐड करके अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस कर बिल्कुल, सकते हैं और उसके बेनिफिट ले सकते हैं? बिल्कुल। जो वर्किंग है उनको थोड़ा समय अपने लिए अवश्य निकालना है। देखिए, जो 24 घंटे होते हैं एक दिन में, इस जी आपाधापी भरे जीवन में स्वयं के लिए समय निकालना अति आवश्यक है। सारी दुनिया की तो हम खबर रखते हैं, सबको देखते रहते हैं, लेकिन अपने आप को देखने का हमें समय नहीं मिलता, या हम देखना नहीं चाहते। इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी योग साधना से अवश्य जुड़े, अपने लिए समय निकालें, अपने विचारों को देखें, अपने आप को देखें, स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करने से हमें आज नहीं तो कल पता लग जाता है कैसे कैसे हमारे अंदर परिवर्तन आने लगते हैं। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, स्वयं ही वो जान सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी, गा सकती हूँ 2 लाइनें? जी बिल्कुल मैम। जरा शरण में तू योग की, ये योग इतना महान है, जन जन को ये स्वस्थ करता है। ये तो मुक्ति का ही धाम है, जरा शरण में तू योग की। अब तो बहुत खूबसूरत गाते हो मैम। यही कह रही हूँ कि ये सारा क्रेडिट उस परमात्मा को जाता है जिसने मुझे इस रास्ते पे चलाया है। योग के अलावा और आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है, और आपकी हॉबीज क्या है इसके अलावा? जैसे एक तो आप, हमने अभी पता कर लिया कि आपको गाना बहुत अच्छा लगता है और आप बहुत अच्छा गाते भी हो। जी मैम। बस खाना बनाती हूँ, खाना मुझे अच्छा लगता है, खाना बनाना अच्छा लगता है, खाना खिलाना अच्छा लगता है, और गाना बनाना और गाना गाना दोनों, ये तो शौक है। तो किसी जी, चीज को आप समझते हैं तो आपके अंदर से वो भाव जागने लग जाते हैं और वो गीत बन जाते आपने विदेशों में भी वर्कशॉप कई दी हैं, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? भारत का और बाहर के देशों में योग सिखाने में क्या कुछ डिफरेंस आपको लगा? हैं। देखिए, जब मेरे भाई, बड़े भाई जमैका में रहते थे, जमैका कंट्री, उसमें जो है आइलैंड है, उसमें ओचोरियस और किंगस्टन 2 जगह हैं। जी। हम्म। ओचोरियस में जैसे उनको पता लगा मैं आने वाली हूँ, मेरे भाई हम्म। डॉक्टर हैं, उनके कलीग ने पहले से ही प्लान कर लिया कि मुझे वर्कशॉप करनी है रेखा जी के साथ में। इस ओके। तरह से 3 दिन का उन्होंने वर्कशॉप किया, जिसमें हम्म। सारे एंग्लो इंडियन थे, हम्म। एंग्लो इंडियन थे, और मैंने जी। अंग्रेजी में ही मुझे वहां पर बोलना था। हम्म। नोट कर लिया, क्योंकि मैं इंग्लिश इतना फ्लुएंट नहीं बोल सकती हूँ। मैंने सारा हम्म। लिख लिख के फिर उनके सामने बोल के उनको करवाया था। उसी तरह से जी। किंगस्टन में एक मंदिर है, वहां पर लोगों ने कह दिया कि आप यहाँ पर योग कराइए, तो सारे स्टूडेंट्स को मैंने योग कराए थे, आसन करवाए थे, मेनली आसन और ओके। प्राणायाम। वहां पर आठ हम्म। दिन करवाए मैंने किंगस्टन में, और ओचोरियस में केवल 3 दिन करवाए। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लोग बहुत एक योग साधना को अलग नजरिए से देखते हैं। जहां कह दिया योग के, उनके चेहरे पे रेस्पेक्ट का भाव आने लगता है, बहुत आदर पूर्वक हमें देखते हैं।
तो क्या इंडिया में भी ऐसा होता है? इंडिया में जब आप योग सिखाते हैं तो उन लोगों का क्या भाव रहता है? बहुत ज्यादा, बहुत। कोई कहते हैं आप तो बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह बोलते हैं, रोने लग जाते हैं वो, कि आप तो बिल्कुल हम्म। इस तरह से समझाती हो जैसे कि आप मेरी मम्मी बोल रही है। कुछ कहते हैं मेरी बहन की तरह है, इस तरह से बहुत सारे लोगों का मुझे प्यार मिलता है, बहुत बहुत। दीदी दीदी कहते हुए बहुत रेस्पेक्ट मिलता है। आप खुद इतने इंस्पायरिंग है मैम, आपकी पूरी लाइफ की जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है। आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा है आपकी जिंदगी? इंस्पिरेशंस तो हमारे योग के साधक ही रहे हैं, योग के हमारे अधिकारी रहे हैं। सबसे पहले तो जब अपनी तबीयत खराब हो जाती है तो कोई ना कोई ढूंढते रहते हैं ना, कि कैसे करे, क्या करे जिससे कि मैं स्वस्थ रहूं। तो जी। हमारे पिताजी प्रकाश लाल जी, भारतीय योग संस्थान के संस्थापक, ऐसे ऐसे उन्होंने हमें बातें बताई जिससे लगता है कि वो हमारा मैका है। वो कहते भी थे संस्थान आपका मैका है, आप जब चाहो आके यहाँ पे रह सकते हैं। इतना प्यार हमें मिलता था, इतना आदर। और उसके साथ साथ पढ़ाई भी हमें कराई जाती थी, हमें बताया जाता था। शिविर लगते हैं वहां पर, अभी भी ध्यान के जी। शिविर लगने वाले हैं। इस तरह से प्रकाश लाल जी जो हमारे भारतीय योग संस्थान के संस्थापक है, उन्हीं से हमें प्रेरणा मिलती भारतीय योग संस्थान में लेडीज की क्या भूमिका रही है? औरतों की है। भूमिका मैं समझना चाहती हूँ। जी। जो हमारा भारतीय योग संस्थान है वो जी। महिला को माँ समझते हैं। हमारे पिताजी कभी भी किसी और से संबोधित नहीं करते थे, माताओं और बहनों, उनसे सबसे पहला वाक्य यही होता था, माताओं और बहनों, बस। तो इस तरह से उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं है कि ये स्त्री है या पुरुष है। हमारे संस्थान में कोई धर्म या कोई जातिवाद कुछ भी नहीं है। जो इंसान आता है, जो मानव आता है, उसको योग सिखाना है। तो आगे आने वाली लाइफ में अपने आप को कैसे देखते हो कि योग से ही जुड़े रहना है या फिर कुछ बचा है कि नहीं ये मैं करना चाहती हूँ? बिल्कुल नहीं, सिर्फ योग। योग में ही जैसे जैसे हमें सिखाया जाता है उसी का हमें प्रचार प्रसार करना है, उसी में हमें सहयोग देना है। और मुझे निश्चित रूप से विश्वास भी है, क्योंकि अभी जितने भी लोग देखते हैं, बच्चों को भी ऐसे ही कहते हैं आपके बच्चे भी बहुत संस्कारित है। और क्या चाहिए मुझे? बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल। मैं जो भी करूंगी योग में ही करूंगी। अगर कोई भारतीय योग संस्थान से जुड़ना चाहे तो उसका क्या एक प्रोसेस है, कैसे जुड़ सकते हैं लोग? अपने जहां कहीं भी हमारे केंद्र मोस्टली या तो पब्लिक प्लेसेस पे चलते हैं, जैसे कि पार्कों में, मंदिरों में। यहाँ आप जाके उसमें शामिल हो जाइए और साधना कीजिए। फिर धीरे धीरे आपके पास हमारी एक योग मंजरी आती है, जो त्रैमासिक पत्रिका है। उसे भी आप पढ़िए, उससे बहुत ज्ञान मिलता है। इस तरह से आप जुड़ जाएंगे, फिर आप कार्य करने लग जाएंगे तो आप निश्चित रूप से अधिकारी बनेंगे। अधिकारी का मतलब ही अधिक कार्य करने वाला। जो अधिक कार्य निस्वार्थ भाव से करेगा तो वो निश्चित रूप से आगे आएगा, क्योंकि ये ईश्वरीय जी। प्रेरणा से ये संस्था बनी हुई है। किसी ने बनाया नहीं है, खुद ही प्रकाश लाल जी कहते हैं कि ये ईश्वर की प्रेरणा से संस्था बनी हुई है। और जुड़ेंगे भी ऐसे ही व्यक्ति, बस। जो निस्वार्थ भाव और से क्या? कुछ करना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और बहुत सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं, और इतनी हिम्मत और इतनी पॉजिटिविटी के साथ आप काम कर रहे हैं, अपने जीवन को इतने एक पुण्य के कार्य में आपने लगा दिया है, इतने सारे लोग आपकी वजह से स्वस्थ हैं। तो थैंक यू सो मच मैम हमें ज्वाइन करने के लिए और अपनी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। एपिसोड को वाइंड अप करने से और पहले आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे कि आप इस प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैम।
योग नाम के हीरे मोती संस्थान लुटाए गली गली, आओ रे तुम साधक बनने केंद्र खुले हैं गली गली। योग नाम के हीरे मोती संस्थान बिखराए गली गली, आओ रे तुम जो साधक बनने केंद्र खुले हैं गली गली। केंद्र में आइए, साधना कीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए, समाज को स्वस्थ रखिए और देश को स्वस्थ रखिए। स्वयं सुखी रहिए, औरों को भी सुखी कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। थैंक यू सो मच मैम हमें ज्वाइन करने के लिए। तो इसी के साथ आज रेखा जोशी जी से विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे इंस्पायरिंग वीमेन सीरीज के एक नए एपिसोड में, जहां ऐसी ही पावरफुल वीमेन से हम लोग मिलते हैं जो हमारी लाइफ को एक नया गाइडेंस दे सकती हैं, एक नया रास्ता दिखा सकती हैं हमें कि किस तरीके से आप अपने लाइफ के डिसीजन ले सकते हैं। आपको अपनी चॉइसेस खुद तय करनी पड़ेंगी कि आपको किस तरीके की लाइफ चाहिए। रेखा जोशी जी को एक इस तरीके की लाइफ चाहिए थी जिसको वो लोगों को समर्पित भाव से अपनी सेवा दे सके, तो उन्होंने अपनी लाइफ को चूज किया और उसी रास्ते पे वो खुशी खुशी चल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। तो तब तक आप सब भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।